हेलो गाइस, मैं रुखसार साहब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो खान सर की वीडियो। आई थिंक ये जो 1999 की कारगिल की वार है, या आई थिंक 1971 की वार है। खैर किसी वार के रिलेटेड खान सर बता रहे, लेकिन हिंदी में लिखा है, समझ नहीं आ रही। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। पीछे हटने के बाद हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के आंख निकाल दिया था सर। हमें लोगे नहीं दिख रहा, वो पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे। उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें कारगिल की लड़ाई 1999 ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल के। देखिए हम लोग में एक समझौता था कि हम सब यहाँ से ठंड के दिन में पीछे चले जाते थे। पाकिस्तान यहां से चला जाता, सोचिए पीओके ससुर यहां तक आया था और हम लोग पीछे चले जाते थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ मर गया जहन्नुमी। जहन्नुमी मतलब समझते हैं? नरक को उर्दू में जहन्नुम बोलते हैं। नरक को क्या कहते हैं? जहन्नुम बोलते हैं। जा जहन्नुम में नहीं, नरक में जाओ। यहाँ पे परवेज मुशर्रफ उस समय सेनापति था पाकिस्तान का। उसने पूरी सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। समझ गया? इसके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता है। इसलिए मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, गरिया रहे थे। चढ़ गए यहाँ पे, जबकि हम सब का एक एग्रीमेंट होता था, ठंड में हम सब पीछे हट जाते थे। 1998 में हम सब क्या हो गए, पीछे हटे। लेकिन इस दूसरा पीछे हटने के बाद चढ़ गया वापस और हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया, पूरे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक गए ना, तो कैप्टन सौरभ कालिया सबसे पहले गए। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के उनका आंख निकाल दिया था सर। आंख, सारी उंगलियां काट लिए थे सर। ये होंठ जो होता है ना, काट के इसे खींच दिए थे सर। यहाँ पे कान कटा हुआ था यहाँ पे, और मतलब जैसे मन वैसे लाश के साथ खेले थे सब, अब फेंक दिए थे सर कैप्टन सौरभ कालिया को। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुदा वाहे गुरु ईश्वर, कैप्टन सौरभ कालिया को मुशर्रफ का पता बता दीजिएगा कि कहां है ये। वहीं मारेंगे उनको। बीच में सब छुड़ाने आएंगे सब, देवदूत वगैरह स्वर्ग में होते होंगे सब देवदूत, ये सब चीजें, स्टाफ वहां भी होगा सब अपना। ए छोड़ दो, ना मारेंगे चचुआ को यहाँ पे, नीचे का बदला ऊपर देंगे। बताइए इस तरह की इंसानियत होती है। युद्ध में हर सैनिक एक दूसरे को मारते हैं। आपको अगर मारना था तो इज्जत से लाश लौटा देना चाहिए था, ऐसे फेंक दिया था वहां पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा आदेश दिया कारगिल पे चढ़ाई करने के लिए। तो इनको लगा कारगिल पे चढ़ाई करना, अरे वहां के सब पहाड़े पे कब्जा कर लिए थे सर, पूरा यहां से यहां तक। हम लोग को क्या लग रहा था कि कारगिल पे ही मैंने, लेकिन कारगिल से रिलेटेड हर एक पहाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिया था। एक लंबे एरिया में कारगिल पे क्या कर लिए थे सर, कब्जा कर लिया था सर यहाँ पे। अब इसमें आपकी कारगिल मूवी भी बनी है, शेरशाह मूवी भी बनी है, समझा क्या? टाइगर हिल को लेकर कहानी है किसका, शेरशाह का। और वहां पे पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे सब, मतलब इतना माइंडसेट से आए थे सब वहां पे, कि उन्होंने क्या किया ना, कि भारतीय सैनिकों के जो रास्ता था यहाँ माइंस बिछा दिया। अब कोई आता था तो माइंस से उड़ जाता था। अच्छा, पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम इधर से तोप का गोला चलाओ, अगर माइन से बच गए तो किससे चलाते? तोप का गोला से। उसमें से ठंड पड़ती थी, बर्फ से कोई मर जाता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ मशीन गन खड़ा कर दिए थे सब, हाइट पे थे सर, धर 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 मशीन गन मारते थे सर। उसके बाद भी मशीन गन के बीच में स्नाइपर को छुपाए रहते थे सर। स्नाइपर का काम क्या होता है, वो कभी भी लो वैल्यू टारगेट को नहीं मारते हैं। वो जैसे इतना भीड़ रहेगा ना, जैसे इसमें स्नाइपर किसी को मारना रहेगा तो हमरे मार देगा। वो स्नाइपर का काम ही क्या रहता है, वो नहीं देखते, स्कोप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं सब। देखेगा यहाँ पे सिपाही है, ये मेजर है, मार दो इसी को। तो जितने हाई रैंकिंग अधिकारी रहते हैं उनको मारते हैं। मशीन गन वाला कोई आया धर 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 मार रहा है, तोप का गोला मार। इतना टफ कंडीशन था, और वहां पे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ना था यहाँ पे। और उस समय हमारे पास कोई उस तरह की लड़ने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पर। अब वो कहां से मार रहे थे सब पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, उनका पोजीशन पहाड़ में छुपे थे, हर पहाड़ के बीच में एकदम जगह बना लिए थे सब। अब पहाड़ में कोई कहाँ दिखता है वहां पे, और उसमें अपना स्कोप लगा के एकदम पिन पॉइंट पे निशाना मारते थे यहाँ पे। और हम लोग को दिखता ही नहीं था कि कितने लोग हैं। सोचिए कितनी कंडीशन, हमें लोगे नहीं दिख रहा कि कितना लोग है, और पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे यहाँ पे।
बहुत मुश्किल था वहां पे चढ़ के हमला करना। वहां पे उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें उस समय लेजर गाइडेड बम दिया था। वो बमवा को क्या करना होता है ना, जैसे कहीं बारूद है, जैसे मान के चलिए इस पहाड़ पे यहाँ कोई छुपा हुआ है, इस पहाड़ पे छुपा हुआ है, तो उसको जहाज से, लड़ाकू जहाज से पायलट जो होगा एक लेजर का किरण छोड़ेगा इस पे, लेजर। और लेजर सिस्टम में क्या होता है, लॉक कर दीजिए तो लेजर अपने से उसको होता है, जहाज चलते भी रहेगी ना तो लेजरवा घूम जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब ये पायलट क्या है ना कि उधर जहाज धीमा करके आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, लेजर गाइड, यहाँ बम गिरा देगा। अब बम को इससे मतलब नहीं है कहां जाना है, वो जहां देखेगा कि लेजर किरण बिखरी हुई है, लेजर किरण यहां जाके बिखर जाएगी, वहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं चला जाएगा। तो लेजर गाइडेड से ले जाके बम से वहीं गिर जाएगा। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं था यार ये कौन बम है यार, अरे यार उधर गिराया इधर कैसे आ गया यहाँ। अब पायलट लेजर गाइडेड बम में ना पायलट निशाना ही नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लेजर, अब बम गिरा देता है। बम को क्या करता है, गिरा देता है। अब बम जब गिरेगा ना तो उसका विंग्स खुलता है, बम का क्या खुलता है, विंग्स। कहते किधर जाना, दाहिने बाएं, धड़ाम, पाकिस्तान वाला उधिया गया सब। थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लगा, हम उधर एक सैनिक मर रहा था तो हमारे यहाँ 27, तो 1:27 का रेशियो हम लोग लेके चले थे यहाँ पे। और पाकिस्तान तब हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, रात में। तो रात में फ्लेयर छोड़ते थे सब, जैसे दिवाली में भी कभी कोई रॉकेट छोड़ेगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर तक के लिए क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। उस बीच में भी मारते हुए हम लोग कहाँ बढ़े थे, आगे बढ़े थे। एयरफोर्स भी तबाह की थी इन 100 को। पाकिस्तानी इधर से इतने बेशरम थे सब कि इधर से बम मारते थे सब, तोप। इतना बेशरम इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कर रहा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी मार रहे हैं सब। तो एक बात बताओ, आतंकवादी के पास गोला बारूद होता है, तोप कहां होता है? तो भारतीय सेना ने कहा कि ये तोप कहां से आ रहा है, तुम्हारे यहां आतंकवादी तोप लेके घूमते हैं, तो यूएनओ इसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, सब मिलकर तोप व्यवस्था कर देंगे सब। अब क्या हो गया यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा आग बबूला थे, कहे चाहे जो कुछ हो, एयरफोर्स को लगाइए, नेवी को लगाइए, आर्मी को लगाइए। तो नीचे से कौन मार रही थी, आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स। लेकिन क्लोज लड़ाई में एयरफोर्स भी कुछ नहीं कर सकती थी। अरे क्लोज लड़ाई होगी आमने सामने में तो कौन लड़ाई, कौन किसको मार देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। और उधर वो सब थे सब मशीन गन से, जिसको मन वो हाइट पे थे सब, पहाड़ ऐसे पत्थर फेंक देते थे सब, क्या फेंक देते थे, पत्थर। वहां पे भारतीय सेना को लड़ना था। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा आपको, ऐसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे वो मारते हुए ना पूरा तोप का गोला बारूद मारते हुए उन सब के उसमें घुस गए बंकर में। लाइन से बंकर थे, सब बंकर को घेर लिए यहाँ पे, और उसका बंदूक फेंक के, और गोरखा रेजिमेंट के पास एक चाकू होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, अब देख के खुखरी से मार मार के ना सर अलग कर दिए। और जब पाकिस्तानियों का सर अलग हुआ ना तो उस सब बंदूक छोड़ के भागने लगा सब, वहां पे बंदूक छोड़ के क्या होगा, भागने लगा सब। चाकू से दौड़ा। देखिए हथियार से लड़ने से ज्यादा जिगर होना चाहिए यहाँ पर। उन सौ के घुस के घर में बंदूक फेंक के वो इंसान और किससे मार रहा है, चाकू से। अब पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए सब कि यार गोलियां कैसे चलाए, हमारे चाचा को मार रहा है वो। ये कम थे, कैप्टन पकड़ लिए एगो मेजर को, अल्ले हम मार रहे हैं। अब उधर से कोनो गोलियों नहीं चला पा रहा है, काहे, वो करो मेजर जाएगा, मत मारो, ये लेके जाएंगे। अब मार दिए यहाँ पे। तब तक उधर से स्नाइपर रहते थे। स्नाइपर जो होते हैं सब ना ऐसा जगह छुपे रहते हैं जहाँ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और ओढ़ के ढके रहते हैं सर। और भाई ले वहां स्नाइपर क्या कर दिए, मार दिए, स्नाइपर ही मारा था सब। यहाँ पे शेरशाह मूवी देखे, कैप्टन विक्रम बत्रा को किसने मारा, स्नाइपर। अच्छा वो लड़ाई के मैदान से कहाँ रहते हैं सर, दूर रहते हैं सर। अब इतना तबाही हुआ, पाकिस्तान वाले भी मरना चालू किए सब। पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है बचाइए यहाँ पे, तो अमेरिका कहा कि यार इतना बेशरम तो हम भी नहीं है। अमेरिका क्या बोला, ऐसा तो हम भी नहीं यार, तुम इतना काहे करते, जब तुमको आतंकवादी ही भेजना था तो आतंकवादी भेजे रहते, ये तोप का गोला भेजे, पूरी दुनिया गरियारी है यहाँ पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी दिया किसको, नेवी को। इंडियन नेवी गई ब्लॉक मार दी पूरा पाकिस्तान को। ले अब पाकिस्तान के पास अपन कौन सी होता है, सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बंद। पाकिस्तान के पास 7 दिन का तेल बचा हुआ था, 7 दिन के बाद उसका रेलवे स्टेशन, जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज ठप। सोचिए पेट्रोल पंप बंद तो क्या हो जाता है, सब चीज बंद। पेट्रोलियम बहुत, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है देश का, 25% चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है यहाँ पे।
अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तोरा क्या लगता है हम कारगिल में लड़ेंगे? हाँ, ये सब एयरफोर्स ने भी, ये सब किस दिन काम आएंगे सब? तो यहां से कौन घेर ली? और ऊपर से एयरफोर्स, और जमीन तो पहाड़ पे आर्मी ने जब सफाया चालू किया ना तो वहां से भाग गए थे सब पाकिस्तानी। सब क्या हो गए थे सब? भाग। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे लोग, तो ये लोग जल्दी तो वो सैनिक कहते थे साहब जी भूख लगी है, क्योंकि सेना अपने कमांडर से कहेगा साहब जी 2 दिन से खाए नहीं, साहब जी भूख लगी है। अब वो कहां से कहेंगे? और उसका कमांडर क्या कर रहा था नीचे बेस में, खाना नहीं चाहिए, हथियार भेजो, हथियार। आई कहते जवानों खाना आने में देर है, इन्हीं को मारो, इनका खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने खाना आने में देर हुआ ना तो उन ससुरन को मार के, और 100 का आदमी खाना खाया था, हलवा बनाया था सब वहां पे, आदमी खाना खाया था यहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुई तो पाकिस्तानियों ने उनकी लाशें लेने से मना कर दिया, कहा कि हम ये लाश नहीं लेंगे, हमारे लोग ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। तो भारतीयों ने कब्र खोद के, फौज में एक वैकेंसी निकलती है धर्मगुरु की, उसमें मौलवी भी जाएंगे, गुरु, सिख गुरु भी जाएंगे, और सब जाएंगे। और यकीन, अच्छा कभी आप लोग तो फौज में नहीं गए वहां पे, वहां का पूजा स्थल देखेंगे ना तो ऐसे ही हॉल रहेगा, ऐसा हॉल रहेगा यहाँ पे। यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है और वहां कोई वाहे गुरु की पूजा कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है तो वो कर रहा है, इसी में ई ना कि वो तुम्हारा मस्जिद सब हमारा है। और जो सेना का कमांडर होता है ना, सेना का कमांडर, अब सेना के कमांडर के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे। अब उनको अगर कोई अगर धार्मिक चीज में गया ना, अगर सिख के पास गया तो सिख की तरह जाएगा, ये नहीं कि हम पगड़ी क्यों लगाएंगे, वाई गुरु की जय क्यों बोलेंगे। और मुस्लिम में गया तो वो मुस्लिम के वेशभूषा रहेगा, जो उसको तरीका है वहां पे, बाल ढकना, चाहे वो साफा से ढके या फिर टोपी से ढके। और जब अपने पूजा स्थल पे जाएंगे तो टीका लगाना पड़ेगा, और जब युद्ध के मैदान में आएंगे तो हेलमेट पहन के गोली खिलाना होगा यहाँ पर। इसलिए हिंदुस्तान की फौज की इज्जत है, बिकॉज दे फॉलो द डिसिप्लिन। तो लाइफ में हमेशा याद है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस क्लास में डिसिप्लिन, आप जहां रहते हैं उस एरिया में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। यहाँ पे कहाँ क्या चीज है, हर चीज में आपको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई यू हैव टू फॉलो, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। और हमारे इंडियन आर्मी ने धर्म गुरुओं को बुलाकर उन लोग की कब्र खोद के इज्जत से दफनाए थे लोग, जबकि कुछ सैनिक सब मना किए थे सब कि इन सब का भी हम लोग आंख निकाल लेते हैं। तो भारतीय सेना के जो कमांडर थे उन्होंने समझाया था कि जानवर और इंसानों में फर्क होना चाहिए, चाहे दुश्मनी कुछ भी हो, वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। और हम लोगों ने उनकी लाश को दफनाया था यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आ गया? अब वो चट्टा आंख निकाल लिए थे सब यहाँ पे, इसी सब चीज का भुगतते हैं हम। और उनकी बर्बादी यकीन मानिए ऊपर वाला करता है। पाकिस्तान की बर्बादी खुद खुदा करेगा अपने हाथ से, क्योंकि खुदा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया है ना, इन्हीं चोटों ने बदनाम किया है। नहीं समझ आया? तो कारगिल की लड़ाई जो थी बहुत अच्छा, अमेरिका कहा अटल बिहारी वाजपेयी को कि कारगिल की लड़ाई तत्काल बंद कीजिए। मैं आपको कहता हूं कारगिल की लड़ाई बंद कीजिए। यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कारगिल की लड़ाई हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के हाथ में है, आतंकवादियों को बोलिए वापस जाए। तो कह रहा है कि आप मत भूलिए अटल जी कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। कहा कि बोलिए उसको मारे, बोलिए उसको मारे, वो मार जरूर देगा, लेकिन वादा करते हैं कि अगले दिन का सूरज पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मारेंगे परमाणु बम यहाँ पे। हम उस खुश नसीब में से है ना जो हमने एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम को देखा था। उसके बाद यह दिन अब भारत में किसी को नसीब नहीं होगा, क्योंकि अब देश, सिद्धांत, ये सब साइड हो गया है। अब राजनीति के लिए क्या सही है वही सही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी में ये चीजें थी। यहाँ पर आज भी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, हमें नहीं लगता है कि ये लोग इंसान थे, अवतार थे ये किसी ना किसी चीज के यहाँ पर, वरना भारत को ये दो जोड़ी एकदम अतुलनीय है। यहाँ पे अभी के समय में क्या है, हमारी प्रधान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, बट क्या है ना कि वो एकदम वो राष्ट्रपति बनी तो उनकी शोभा और बढ़ गई, बट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ऐसा नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ गई थी। समझ रहे हैं अंतर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए फेमस नहीं है कि राष्ट्रपति हैं, इसलिए फेमस है कि वो कलाम साहब है। समझ में आया कि नहीं गया? वो राष्ट्रपति नहीं भी रहते हैं तो उनकी उतनी ही इज्जत होती है यहाँ पे, और हम लोग उन्हें राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं।
एक देशभक्त के रूप में याद करते हैं। नासा ने उनको बोला था कि आके हमें नासा ज्वाइन कर लिए, उन्होंने कहा कि देश को उन जैसे लोगों की जरूरत है। कहा कि हम शादी ब्याह किए, हमारा कोई नहीं है, बस एक हमारी भारत माँ है, और माँ को हम कैसे छोड़ सकते। ऐसे व्यक्ति थे आप। और आज भी हम लोग इजराइल का साथ देते हैं। रीजन क्या है? कारगिल की लड़ाई में हमारा साथ दिया था, कारगिल की लड़ाई में हमारा साथ दिया। और इजराइल की नीति है, इजराइल के दुश्मन ऑटोमेटिक गायब होने लगते हैं सब। आप लोग कुछ न्यूज देख रहे हैं, कुछ गायब हो रहे हैं लोग कि नहीं? ये किसकी नीति है? इजराइल। अच्छा, मोदी जी जाते हैं तो इजराइल का नेतन्याहू तुरंत गले लगा लेता है। मोदी जी हाथ मिलाने का कल्चर खत्म कर देंगे। जापान जाता है, अरे यार हाथ छोड़ यार, यहाँ आ जाओ। अरे जो बाइडेन, अरे हाथ हटाओ यार भैया, आ जाओ यहाँ गल। हमको लगता है ना अभी हाथ मिलाने वाला कल्चर है, क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं समझ आया यहाँ पे। हालांकि विदेश नीतियों में अच्छे हैं, नो डाउट। सैन्य नीतियां और विदेश नीतियां बहुत ही प्रबल हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीजें उनके अच्छी हैं यहाँ पे। तो हम लोग के प्रधानमंत्री मतलब विदेश नीति भी क्या होनी चाहिए? बेहतरीन होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी विदेश नीति बहुत मायने रखती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। बड़ी मजेदार कड़ाकेदार वीडियो थी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि ऐसी जानकारी जो कि हमें पहले नहीं पता थी कारगिल वॉर के बारे में, कि ये क्यों शुरू हुई, इसकी वजूहत क्या है। अभी डिटेल में तो खान सर भी नहीं गए, लेकिन खान सर के मुताबिक, जिस तरह खान सर बता रहे हैं, उनके मुताबिक जो पहल है वो पाकिस्तानियों की, क्योंकि इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। अगर पाकिस्तान के पूरा इतिहास देखा जाए, और आज भी अगर मुस्तकबिल में जो अभी भी हाल में जो चल रहा है, पाकिस्तान के मुआहदों, पाकिस्तान की बातों, पाकिस्तान की दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस है, उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने वादों की खिलाफ वर्जी किया है। इसकी मिसाल आप ईरान के मुआहदे से कर लें कि ईरान के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा किया था, जिस पर उन्होंने ईरान ने अपनी साइड से पाइपलाइन बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड से पाइपलाइन नहीं बनाई। इस चीज़ को अगर मदद रखें, और भी काफ़ी चीज़ें से मैंने एक एग्जाम्पल दी है, तो हो सकता है कि ये काम ऐसे ही हुआ होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मतलब कि एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि जब ये सियाचिन में मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पाकिस्तानी अपनी बेसिस में पीछे हट जाएंगे, इंडियन पीछे हट जाएंगे ये कारगिल में। तो आई थिंक पाकिस्तानियों ने मेजर क्या नाम है, जनरल मुशर्रफ ने ये कांड किया कि भाई वो चढ़ाई कर दी कारगिल पर, जो कि मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी बदनामी थी। उन्हें अपने जो वादा खिलाफी जो करता है, मैं कहता हूँ उसमें तो ईमान ही नहीं है, उसमें इंसानियत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अगर ऐसी हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उस चीज़ें असल में क्या होती। जिस तरह खान सर कह रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ खान सर, मेरी बात सुने, फिर मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। भाई हम भी पूरा मानते हैं, इसके हक में नहीं है कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने करा है, ऐसा किया है तो गलत किया है। अच्छा देखें कि ये सच ही है ना, तकरीबन खान सर के मुताबिक ये सच था, और ये जो वार ये वाकया था जिस तरह हुआ है ये सच था, और अपने बच्चों को सुना रहे थे, ये वाकया सुना रहे थे ना, ये गलत नहीं है। अगर पाकिस्तानी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दें कि अपने स्टूडेंट के लिए ये लिख दें कि हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने वो किया, अगर वो सच लिख दें तो वो गलत है। भाई आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि जब 1947 की जब तकसीम हुई थी ना, दोनों कहना क्या चाहते हैं खुलकर बोले ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन ज्यादा भाई ये कहते हैं कि जो है ना ये पाकिस्तानी अपने बच्चों को दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये कह के कि हिंदू इस तरह थे, हिंदू बुरे थे, लेकिन ये देखिए खान सर क्या कह रहे हैं, हकीकत जो मर्जी थी। अगर ये हमारे हम भी तो फिर इसको हकीकत ही कहते हैं जो हिंदुओं ने किया था। मत को सुने जो हिंदुओं ने तकसीम के वक्त किया था कि मुसलमान जब आ रहे थे, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, एक मुझे बात कह देने देना, आप स्टोरी न सुनाएं, कंफर्म समझ आ जाएगी आप। अच्छा यही बात अब बच्चों को बता। तो जी रहमतुल्लाह थोड़ी सी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। रहमतुल्लाह आप बोल रहे थे, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा पॉइंट, तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारा पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तानी बुक्स में लिखा है कि नफरत फैलाई जाती है, मतलब चाहे झूठ है या गलत है, जैसे भी लेकिन एक ज़हन साजी हो जाती है, और खान साहब भी वही काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में। तो सच ना बताएं तो हम भी सच ही बताते हैं, कोई झूठ तो नहीं होता। वो भी आप सच बताते हैं, वो नहीं ज्यादा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि जो हिंदुओं के बारे में। अच्छा खैर, जो
मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या कह लें आर्मी डायरेक्ट बोल देता हूँ, खैर जो अब मौत तो आनी है एक दिन, उसको ये उसके लिए जरूर कहता हूँ उन्हें जो सौरव कालिया आई थिंक नाम था, सौरव कालिया, हाँ, जो वो उनका सोल्जर था जिसको उन्होंने मतलब कि बेदर्दी के साथ उसकी जुबान भी काटे, होंठ भी काटे, कान भी काटा। यार क्या दरिंदगी है। ठीक है आपका वो ओपोनेंट है, आपका दुश्मन है, आप कुछ तहजीब भी होती है, तरीका भी होता है। पाकिस्तान, अच्छा ये कारगिल वार चलती रही, कारगिल वार के दौरान पाकिस्तानी भी सोल्जर मारे गए और उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने दफनाया इज्जत के साथ। देख लें कि कर्नल शेर ये है असल प्रोफेशनल शेर खान जो है वो इतनी बहादुरी से लड़ा है और उसका यकीन जाने वो इंडियंस जो थे फौजी उन्होंने आके पाकिस्तान को असलम भाई आपको पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में एक खत लिखा था, उनकी जेब में चिट्ठी डाली थी, वो फौत हुआ तो उसकी जेब में चिट्ठी लाश भी भेजी थी और कहा कि भाई ये बंदा जो आपका है बड़ा बहादुरी के साथ लड़ा है तो इसको मेरे ख्याल में निशाने हैदर का एजाज मिलना चाहिए। प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, हमदर्द और बेगैरत में इतना ही फर्क हो जाता है। बेगैरत आर्मी में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा गया है, ये कोई भी नहीं बताता। पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की रियासत मुझे ये अपनी पावर करके या थोड़ी सी मेहरबानी करके ये बताएं कि कर्नल शेर खान को किसके कहने पर मतलब निशाने हैदर दिया गया, ये बताएं, क्योंकि उनकी जेब में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने यकीन करें उन्होंने दुश्मनों की भी कदर की कि यार ये हमारा दुश्मन कितनी बहादुरी के साथ हमारे साथ लड़ा है, और उनकी लाश भी वापस की, बल्कि उनको निशाने हैदर दिलवाया। यार सल्यूट है। यकीन कर जाए, मैं ये मेरे जहन से ये वाक़या निकल चुका था ये कर्नल शेर खान का। कर्नल शेर खान इतना नो डाउट वो तो बहादुरी से लड़ा, लेकिन उनकी बहादुरी की पाकिस्तान आर्मी ने कदर नहीं की, छोड़कर भाग आए। इंडियन आर्मी ने उनकी कदर की है यार, वो ऐसे कदर करते हैं, ऐसे होती है आर्मी। अच्छा वैसे जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसने भी देखें कि जो है ना कानून की अपना वादे की खिलाफ वर्जी की है, तो ये नहीं सही, क्योंकि देखें कि यूएन ने अगर उसने पाबंदी लगाई थी और इसकी पासदारी करनी चाहिए थी दोनों को, तो इंडिया पाकिस्तान ने पहले भी इसकी खिलाफ वर्जी की और अब भी की है। तो ज़ाहिर बात है फिर उसने इंडिया का जो है ना साथ दिया था इजराइल ने, उसके पास जदीद जो है ना टेक्नोलॉजी थी और लेजर की जो वजह से वो खान सर कह रहे हैं ना कि लेजर की बना पर उसने इजराइल भाई उनका गोटिया यार है उनका भाई। सियाने ने ये बड़ी जबरदस्त बात की थी कि उसने कहा था कि गैरत दोस्त से गैरतमंद दुश्मन बेहतर है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि भाई इंडिया वालों ने ये बड़ा गलतमंदी का ये कोई भी नहीं दुश्मन करता भाई कि एक तो उनके आर्मी को मारा जाए और फिर वो उल्टा उस बंदे को ये मैसेज दें, उसकी जेब में लिख के ये मैसेज दें उनकी आर्मी को कि भाई आपका ये जो फौजी है बड़ा बहादुरी के साथ लड़ा है और इसे कम से कम निशाने हैदर मिलना चाहिए। यार इस बात पे मैं इंडियन आर्मी की तारीफ मैं सल्यूट करता हूँ कि ये एक कहते हैं कि जबरदस्त बात उन्होंने की है कि भाई आपका जो फौजी है ना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। और दूसरी बात ये कि जब देख लें कि उन्होंने कहा कि जब सर्दी वगैरह आती है तो ठंड वगैरह ज्यादा हो जाती है तो अपनी चौकियों से पीछे हट जाना चाहिए। जैसे इंडिया वाले जो है एग्रीमेंट हुआ फौजी वो पीछे हटे हैं और पाकिस्तानी चढ़ दौड़े हैं, उनकी जो मेरे ख्याल में जो चौकी थी उन पे कब्जा कर गलत हुआ था। यार रूल जो है ना वो रूल ही होते हैं। अगर आप में कोई एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट तो जबान का होता है, क्योंकि जबान का एग्रीमेंट जो है ना जो उससे मुकर गया समझ वो अच्छा दूसरे खान सर बात कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम की। यकीन करें ये दो में चमकते सितारे थे और कभी एक वक्त इकट्ठे हुआ करते थे। ये इंडियन की हिस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड था क्योंकि दोनों ही जारी बात है बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़े एक साइंसदान और एक बहुत बड़े पीएम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यकीन करें इसकी हिस्ट्री पढ़े ना, अगर आप खंगालें इंडियन हिस्ट्री के पीएम्स की तो आपको पता चलेगा अटल बिहारी वाजपेयी ने बुनियादें रखी असल में। आज जो इंडिया तरक्की कर रहा है ना इसमें कोई शक नहीं कि इसको चमकाया पीएम मोदी नहीं है, लेकिन जो आज इंडिया तरक्की कर रहा है इसकी बुनियादें अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। इसे तो नहीं है भाई।
हमारी जो है ना वो रखने वाला कोई बुनियाद रखने वाला था। और दूसरी तरफ जो इंडिया आज चंद्रयान 3 कर रहा है, DTL-1 कर रहा है, अग्नि 5-6 कर रहा है, ये सारे परीक्षण कर रहा है, सारे तजुर्बात कर रहा है, कामयाब कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये सारी इसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है अब्दुल कलाम का। ये सुनहरी दौर था इनके लिए, ये बहुत बड़े हीरो है इंडिया की हिस्ट्री में, इन जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया था इंडिया की हिस्ट्री में। मोदी साहब जो है उन्होंने इस पर काम किया है और मेहनत से चमकाया उसको रगड़ा, उसको इस्तेमाल किया, उसको जाया नहीं होने दिया, उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया। तो कारगिल वाक़या जो हकीकतें जितनी का अभी तक खान सर ने बताई हैं, इससे तो भाई हमें शर्मिंदगी हो रही है। सच में बताऊं तो शर्मिंदगी हो रही है। कर्नल अहम में तो किताबों में भाई ये बताया जाता था कि हमारा जो दुश्मन है, बल्कि ये बोलते थे कि बुज़दिल दुश्मन जो है शाम सुबह के अंधेरे में, सूरज तुलू नहीं हुआ, सुबह के अंधेरे में भाई वो निकला है 600 टैंक लेकर, वो सियालकोट के बॉर्डर से। असल में पता बात क्या है, यानी कि वो भी झूठ है यार। खैर असलम भाई ज़्यादा लिमिट भी क्रॉस नहीं हम कर सकते, मसला ये भी है क्योंकि हम अभी तक पाकिस्तानी बाशिंदे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारी कोई बैरूनी को जायदादें भी नहीं है, ना हमें कोई बाहर जानता है। इसलिए अगर इधर रहना है तो थोड़ा सा लिमिट में ही होकर रहना पड़ेगा, अदरवाइज। लेकिन यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है एक हकीकत है तो वो हकीकत ही बतानी चाहिए, लेकिन आप अगर हम में कोई फॉल्ट है तो उस पर पर्दा क्यों देते हैं? जो हमारी खामी है वो बतानी चाहिए। इंडियन आर्मी को ये नेक तमन्नाएं, अच्छी चीजें समझ में आई और हम अपनी लाशें बाग छोड़ कर भागने वाले और उन लाशों की इज्जत से दफनाने वाले इंडियन आर्मी, और हम क्या करते हैं नाक कान गला आंखें भी निकाल दी थी उसकी सौरभ की। लेकिन और दूसरी तरफ बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स थे जिस तरह उन्होंने इजराइल इंडिया की मदद की हर जगह पे, तो इसलिए तो इंडिया आज उनकी भाई, हालांकि फिर भी इंडिया ने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी इख्तियार की हुई है इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी, जो मेरे लगता है परफेक्ट डिप्लोमेसी है, ये जो परफेक्ट उनकी रणनीति है। मज़ेदार थी वीडियो। रमकुल कुछ कहना चाहते हो? भाई यही कहना चाहता हूँ कि दोस्ती का हक जो है ना वो इजराइल इंडिया के साथ निभाया। तो मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।